हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अपना फर्स्ट पेपर चल रहा है क्वांटम फिजिक्स। इसमें सेकेंड यूनिट पिछली क्लास में स्टार्ट की थी। आज इसी में जो टॉपिक पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर समीकरण। आज अपन ये पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों है। श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता रखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। नेसेसिटी ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को अपन ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। फर्स्ट यूनिट में अपन ने पढ़ा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और इसके अकॉर्डिंग किसी कण की स्थिति और संवेग में एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं होता। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू ले लें। अब यदि किसी कण की स्थिति निश्चित हो, किसी कण की स्थिति क्या हो, निश्चित का मतलब फिक्स है कि यह स्थिति है कण की, यानी उसका यथार्थ मापन हो सकता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अपने को मालूम है। तो स्थिति अगर निश्चित है तो इसका मतलब स्थिति में अनिश्चितता 0, डेल्टा एक्स का मान 0, और ये मान यहाँ से लिखते हैं तो डेल्टा पी एक्स बराबर हो गया ये एच बार अपॉन 2 डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान यहाँ 0 रखते हैं तो मान आएगा अनंत। अब संवेग में अनिश्चितता अनंत होने का मतलब पूर्णतः अनिश्चित है, अर्थात संवेग पूर्णतः क्या होगा, अनिश्चित होगा, क्योंकि अनिश्चितता अनंत है, यानी करेक्टली शुद्धता से संवेग का मापन नहीं किया जा सकता। स्थिति अगर यथार्थ मालूम है, निश्चित है, निर्धारित है, तो स्थिति का मापन तो शुद्ध हो गया, लेकिन संवेग का निर्धारण अनिश्चित हो जाएगा। और चूंकि सारे कण जो भी हैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग या क्वांटम फिजिक्स में, वो सब हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करेंगे। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे तरंग फलन की आवश्यकता पड़ेगी जो कण की संपूर्ण जानकारी दे, यानी स्थिति और गति दोनों की संपूर्ण जानकारी दे, ऐसा कोई तरंग फलन होना चाहिए। तो एक तरंग फलन अपन निर्धारित करते हैं, जैसे मान लो स्याही एक बिंबी है तो HT लिख सकते हैं, या त्रिबिंबी है तो स्याही RT। अब ये तरंग फलन ऐसा हो कि संपूर्ण जानकारी दे कण की, एक मानी मतलब सिंगल वैल्यू वाला, एक से ज्यादा मान ना हो, सतत हो, कंटिन्यूअस बिना ब्रेक के। इसके अलावा इसका मान वहां अधिकतम हो जहां प्रायिकता अधिकतम हो, यानी ऐसा तरंग फलन चूज करना है जिसके द्वारा संपूर्ण जानकारी कण की प्राप्त की जा सके, एक मानी हो, सतत हो, और इसके अलावा उसका मान वहां अधिकतम हो जहां प्रायिकता अधिकतम हो। क्योंकि अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में
किसी एक द्रव्य कण की गति के साथ केवल एक ही तरंग रिलेटेड नहीं होती, बल्कि एक से ज़्यादा तरंगों का समूह रिलेटेड होता है, जिसे तरंग समूह कहते हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपन। और एक से ज़्यादा तरंगों के समूह होने के लिए तरंग फलन रेखिक होना चाहिए। तरंग फलन कैसा होना चाहिए? रेखिक, ताकि उनका अध्यारोपण हो सके। क्योंकि बहुत सारी तरंगें होंगी तो परिणामी तरंग प्राप्त करने के लिए उन सभी मूल तरंगों का अध्यारोपण होना जरूरी है। और अध्यारोपण तभी होगा जब वो रेखीय फलन हो। इसलिए जो तरंग फलन अपन यहाँ पे चूज करेंगे वो या तो हो साइन के रूप में, साइन kx माइनस ओमेगा टी, या प्रोपोर्शनल हो कॉस के रूप में kx माइनस ओमेगा टी, या समानुपाती हो टी की घात आयोडा प्लस माइनस कुछ हो सकता है kx माइनस ओमेगा टी के रूप में। तो कोई से भी रूप में ले सकते हैं अपन, साइन कॉस या e की घात आयोडा के रूप में ले सकते हैं। तो ये तरंग फलन हो सकता है। अब इसके आधार पर अपन निर्धारित करें कि श्रोडिंगर समीकरण कैसा होना चाहिए जो इन सब शर्तों का पालन करे। श्रोडिंगर समीकरण वो हो जो इन कंडीशंस का पालन करे, लेकिन तरंग फलन संपूर्ण जानकारी देने वाला होना चाहिए। एक मान ही सतत हो, अधिकतम मान वहाँ हो जहाँ प्रायिकता अधिकतम हो, तरंग फलन रेखिक हो, इन सबको मिला के एक समीकरण ऐसा निर्धारित करें जो श्रोडिंगर समीकरण कहलाए और इन सब का पालन करें। तो मान लीजिए कि श्रोडिंगर समीकरण का अपन एक रूप ले रहे हैं, डेल स्क्वायर साई आर डी अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर गामा डेल स्क्वायर साई आर टी बटे डेल, ये एक्स के रूप में ले रहे हैं तो एक्स ले लो, एक द्विमीय ले लेते हैं, त्रिमिमीय डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह का रूप हो सकता है जहाँ गामा नियतांक है, ये साई एक्स टी, इनमें से कोई फलन हो सकता है जो मैंने लिखा। अगर ये रिलेशन सही है तो ये रिलेशन में गामा का जो मान है नियतांक गामा का मान ओमेगा ई पी के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके रूप में अगर गामा का मान आया तो तरंगों का अध्यारोपण पॉसिबल नहीं होगा, यानी तरंग समूह का निर्माण नहीं होगा। और ये अपन पहले कह चुके हैं कि एक द्रव्य कण की गति के साथ केवल एक तरंग रिलेटेड नहीं होती, बल्कि एक से ज्यादा तरंगों का समूह रिलेटेड होता है। तो अगर इस रूप में है तो ये वैलिड नहीं है समीकरण। अगर m q वगैरह के रूप में है तो समीकरण एक वैध होगा, या श्रोडिंगर समीकरण होगा जो इन सबका पालन करेगा। तो एक बार चेक करके देखते हैं, इसको कोई सा भी एक समीकरण ले सकते हैं। तो साई एक्स टी बराबर समानुपात चिन्ह के नियतांक लगा दो a और e की घात प्लस माइनस आयोडा kx माइनस ओमेगा टी। ये समीकरण हमने ले लिया। अब समीकरण एक में ये सब मान होने पर दो बार समय के साथ अवकलन करो और दो बार करो स्थिति के साथ अवकलन। पहले समय के साथ करते हैं। समय t के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर t के सापेक्ष करेंगे इसका। एक बार करा तो डेल चाई एच टी अपॉन डेल टी बराबर a e की घात का अवकल ई घात ही होता है, प्लस चिन्ह ले लो दोनों नहीं लेना चाहो तो, और ओमेगा टी का माइनस ओमेगा आयोडा ओमेगा, आयोडा भी आएगा माइनस ओमेगा। दोबारा करेंगे, डबल डिफरेंशियल करेंगे, ये कांस्टेंट है ये माइनस आयोडा ओमेगा का स्क्वायर e की घात आयोडा kx माइनस, ये तो कांस्टेंट रह गई।
एक माइनस आयोडा ओमेगा पहले ही है, e की घात का e घात हो गया और आयोडा ओमेगा टी का माइनस में दोबारा हो जाएगा। तो कुल मिला के बचेगा ये क्या मान, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, आयोडा स्क्वायर का मतलब -1 ए ओमेगा स्क्वायर और e की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, आयोडा स्क्वायर का माइनस हो गया, ए एज इट इज है ही ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया। अब एक बार करो स्थिति के सापेक्ष दो बार अवकलन करो, दो बार अवकलन करो स्थिति के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो ही गए। स्थिति के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर तो पहले डेल शाई एच टी अपॉन डेल एक्स बराबर ए की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी और आयोडा के एक्स का आयोडा ए। दोबारा करेंगे, डेल स्क्वायर शाई एच टी अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ए आयोडा के का स्क्वायर हो जाएगा, ए की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी। आयोडा का स्क्वायर माइनस हो गया, के का के स्क्वायर और e की घात आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों मान ये समीकरण एक में रखो, 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा। समीकरण 1 डेल स्क्वायर शाई एक्स टी अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान ये हो गया माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर e की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर गामा। इसका मान लिखेंगे तो माइनस ए के स्क्वायर e की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों साइड से कट जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो गया, e की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी भी कैंसिल हो गया। तो गामा बराबर आया ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब एक तो ओमेगा आ रहा है इसमें, इसलिए वैलिड नहीं है, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व करें, एच बार स्क्वायर से गुणा कर दें ऊपर नीचे। तो एच बार ओमेगा क्या होता है, ऊर्जा होती है, पहले ही बताया मैंने, ई बराबर एच डी होता है। इसको 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये एच अपॉन 2 पाई बन गया एच बार, 2 पाई भी हो गया ओमेगा। स्क्वायर है तो फिर लेंगे ई स्क्वायर और एच बार के क्या होता है, संवेग होता है, ई बराबर एम डी होता है या एच अपॉन लैम्डा होता है। 2 पाई से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये तो बन गया एच बार और ये न्यू के, सो 2 पाई अपॉन लैम्डा के होता है तो संवेग हो गया पी स्क्वायर। अब ई बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो पी स्क्वायर लिखेंगे तो पी की घात 4 अपॉन 4m स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। 2 घात कट गई तो बची पी स्क्वायर बटे 4m स्क्वायर। 4 घात है, 2 कट गई 2 बच गई। अब इसमें भी संवेग आ रहा है, जिसे मैंने पहले बताया नियतांक गामा का मान ई या पी या ओमेगा के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो समीकरण जो आएगा श्रोडिंगर समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा तरंगों का अध्यारोपण पॉसिबल नहीं होगा, तरंग फलन रैखिक नहीं होगा। इसका मतलब ये कि समीकरण एक के रूप में श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकता। यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत का पालन करते हुए तरंग समूह के रूप में द्रव्य कण की गति संपूर्ण जानकारी का अध्ययन कर पाए, वो इस समीकरण एक से संभव नहीं है। तो इसका मतलब श्रोडिंगर समीकरण जो दूसरे रूप में होना चाहिए, उसमें एक तरफ सिंगल घात एक तरफ डबल घात मान के चले। अतः समीकरण एक का रूप निम्न प्रकार का होना चाहिए। और निम्न प्रकार में क्या करें,
डेल स्क्वायर साई एच टी अपॉन, एक बार सिंगल था, ये तो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण, दोनों तरफ द्वितीय कोटि है, इसमें इस तरह का समीकरण लो, एक तरफ एक कोटि और दूसरी तरफ डबल कोटि या डेल एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करके देखो, अगर ये इनके रूप में नहीं आया बल्कि इनके रूप में आया तो वैलिड है। तो एक बार इससे मान निकाल के देखते हैं। तो साई एक्स की वही बदल लेना हमने को, साई एक्स की बराबर ए की घात आयोडा ए एक्स माइनस ओमेगा टी। एक बार समय के साथ अवकल करें इसका, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर हो गया ए एज इट इज, ए की घात का अवकल ए की घात और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस आयोडा ओमेगा होगा। समीकरण नंबर 6। अब स्थिति के साथ दो बार करना है, पहले एक बार करो, डेल साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स बराबर ए एज इट इज, ए की घात का आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी और आयोडा के एक्स का आयोडा के होगा। दोबारा करेंगे तो डेल स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर ए आयोडा के का स्क्वायर ए की घात आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी, या आयोडा स्क्वायर की जगह माइनस कर सकते हैं तो माइनस ए के स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, आयोडा का स्क्वायर माइनस हो गया और ए की घात आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब मान रखो समीकरण 5 में 6 और 7 से, और गामा का मान देखो क्या आता है। समीकरण 6 और 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखेंगे एक तो ये मान हो गया तो माइनस ए आयोडा ओमेगा ई की घात आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर गामा, और डेल स्क्वायर की जगह ये वाला मान लिख दो, माइनस ए के स्क्वायर की घात आयोडा के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो गामा का मान क्या बचा, आयोडा ओमेगा बटे के स्क्वायर, इसको एच बार स्क्वायर से गुणा कर दो ऊपर नीचे, बटे एच बार स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी स्क्वायर, तो गामा बराबर आ गया आयोडा एच बार, इसकी जगह पी हो गया और नीचे ही क्या बन गया संवेग, एच बार के संवेग हो गया पी स्क्वायर, आयोडा एच बार पी की जगह लिख दो पी स्क्वायर अपॉन 2m बटे पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान क्या आया आयोडा एच बार अपॉन 2m। तो ये गामा का मान अब m के रूप में है, इसलिए ये वाला समीकरण क्या है, वैलिड है। तो अब जो समीकरण बनेगा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर गामा का मान हो गया आयोडा एच बार अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आयोडा एच बार का दोनों तरफ गुणा कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड में आयोडा एच बार का दोनों ओर गुणा करने पर तो हो गया आयोडा एच बार डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी बराबर, इधर आयोडा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये श्रोडिंगर समीकरण का रूप है, कल भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में अपन ने, एक विमीय के रूप में और त्रिविमीय के रूप में लिखा है, इसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं
तो ये समीकरण हो जाता है। त्रिविमीय रूप में लिखे तो आएगा HR del CI RT अपॉन del T बराबर माइनस HR स्क्वायर अपॉन 2M del स्क्वायर CI RT त्रिविमीय रूप में। तो पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। और अगर कुल ऊर्जा दोनों रूप में हो, स्थितिज और गतिज में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? चूंकि कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। E की जगह यहाँ पे क्या है? ये ऊर्जा का संकारक है। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अपन ने ये आइडा HR del अपॉन del T psi of RT और बराबर माइनस HR स्क्वायर अपॉन 2M गतिज ऊर्जा का है del स्क्वायर psi RT प्लस स्थितिज ऊर्जा के लिए V of R psi of R। तो ये काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण हो गया। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण जिसके द्वारा अपन संपूर्ण कण की जानकारी का अध्ययन हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी डिस्कशन अपन ने कर लिया। श्रोडिंगर समीकरण इसीलिए चाहिए, तो ये श्रोडिंगर समीकरण का मूल रूप हो सकता है। अब एक नया टॉपिक अपन देखें तो काल अनाश्रित, क्योंकि स्थायी अवस्था हल चाहिए। स्थायी का मतलब फिक्स परमानेंट वाला हल अगर प्राप्त करना है तो समय पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसा रूप श्रोडिंगर समीकरण का हम प्राप्त करेंगे जिसमें समय पर डिपेंड नहीं हो कण की स्थितियां, उसको बोलेंगे काल अनाश्रित। काल पे डिपेंड, अनडिपेंड हो गया, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसको अपन कह सकते हैं स्थायी अवस्था हल। स्थायी अवस्था हल। स्थायी अवस्था हल के लिए हमें समय पे निर्भरता को खत्म करना है। स्थायी कभी होगी, समय पे डिपेंड करेगी तो अलग अलग समय पे अलग अलग हल आएंगे, तो वो तो अस्थायी हो गया। स्थायी अवस्था हल चाहिए तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण चाहिए। अब चूंकि अभी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण अपन ने लिखा है, क्या लिखा? चूंकि काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण से क्या होगा? आइडा HR del अपॉन del T psi of RT बराबर माइनस HR स्क्वायर अपॉन 2M del स्क्वायर अपॉन del R स्क्वायर psi RT प्लस B of R psi of RT। अब यहाँ पे तरंग फलन जो है वो R यानी स्थिति, E यानी समय, स्थिति और समय दोनों पर डिपेंड करता है। अब इसको केवल समय पर निर्भरता खत्म करनी है अपने को अगर, तो इसको एक इस तरह के फलन के रूप में मानेंगे कि केवल समय पर डिपेंडेंस खत्म हो जाए, स्थिति पर डिपेंड रहे। तो माना psi of RT को मान लेते हैं क्या? दो फलनों के रूप में, स्थिति का अलग और समय का अलग, अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, अब ये मान यहाँ रखेंगे। समीकरण 1 में क्या आएगा? del अपॉन del T psi 1 R psi 2 T बराबर माइनस HR स्क्वायर अपॉन 2M del स्क्वायर अपॉन del R स्क्वायर psi 1 R psi 2 T प्लस B R पे डिपेंड करता है खाली
psi 1 r psi 2 t। इधर चूंकि t के साथ में जब कलन हो रहा है तो psi 1 r कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। psi 1 r बाहर हो गया और डेल अपॉन डेल t psi 2 t बचा बराबर। इधर r के साथ में जब कलन हो रहा है तो psi 2 t कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। psi 2 t बाहर हो गया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल r स्क्वायर ऑफ psi 1 r। समय कांस्टेंट है ना, r के साथ में छोड़ा है इसलिए इसमें भी psi 2 t बाहर b r psi 1 r। अब इस समीकरण में psi 1 r psi 2 t का भाग दे दो। psi 1 r इंटू psi 2 t का क्या कर दो, भाग दे दो। भाग देने से क्या हो जाएगा, एक साइड का पद पूरा टाइम पे आ जाएगा, एक साइड का r पे आ जाएगा। तो यहाँ से psi 1 r कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन psi 2 t आयोडा h बार डेल अपॉन डेल t psi 2 t। ये टोटल t पे डिपेंड है। इधर psi 2 t कट जाएगा, 1 अपॉन psi 1 r डेल स्क्वायर अपॉन डेल r स्क्वायर psi 1 r। इधर से भी psi 2 t कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन psi 1 r b r psi 1 r। ये 1 अपॉन psi 1 r दोनों कॉमन ले लें तो समीकरण बन जाएगा ये 1 अपॉन psi 2 t आयोडा h बार डेल psi 2 t बटे डेल t बराबर 1 अपॉन psi 1 r कॉमन हो गया माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल r स्क्वायर psi 1 r प्लस b r psi 1 r। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। अब आगे इसमें ये वाला जो पद है वो केवल डिपेंड है ओनली t पर, डिपेंड ओनली t। और ये वाला जो पद है वो डिपेंड ओनली r। अलग अलग दो पद हो गए। अब इसमें इस एक को मान लेते हैं अपन कोई भी कांस्टेंट के बराबर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दो हुई ना, दोनों साइड बराबर है तो किसी एक को एक साइड के बराबर मान लेते हैं। देखो तो मानना 1 अपॉन psi 2 t आयोडा h बार डेल psi 2 t अपॉन डेल t बराबर k मान लेते हैं। psi 2 t को इधर ले जाओ, आयोडा h बार पीछे लिखा था डेल psi 2 t अपॉन psi 2 t बराबर a अपॉन आयोडा h बार डेल t। डेल t इधर आ गया, आयोडा h बार नीचे आ गया और ये है, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं बराबर करके आयोडा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आयोडा a अपॉन h बार नीचे आयोडा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा। आयोडा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर आयोडा रह गया, नीचे आयोडा स्क्वायर का मतलब माइनस हो गया, माइनस यहाँ लगा दिया। इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा log ऑफ psi 2 t बराबर इसका ये कांस्टेंट है आयोडा a अपॉन h बार डेल t का t हो गया प्लस एक समाकलन नियतांक आएगा। तो समाकलन नियतांक के रूप में अपन ले लेते हैं log ऑफ a0। समाकलन नियतांक के रूप में log a0। log इसलिए ले लिया कि यहाँ से दोनों को मिला के एक साथ log x। इस log को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से बन जाएगा ये psi 2 t अपॉन a0 और बराबर माइनस आयोडा a अपॉन h बार इंटू t। log हटाएंगे तो psi 2 t अपॉन a0 बराबर e की घात माइनस आयोडा a t
यानी साई टू टी बराबर क्या हो गया, a0 इंटू ई की घात माइनस आरडा ए अपॉन एच बार इंटू टी। तो ये एक फलन हो गया जो टाइम पे डिपेंड है केवल। इसको समीकरण नंबर लिख दिया हमने 4, या ए की जगह अपन ओमेगा मान लें तो ऐसे लिख सकते हैं ई की घात माइनस आरडा ओमेगा टी। जब ओमेगा किसकी जगह लिखा, ए अपॉन एच बार की जगह, तो ए बराबर हो गया ओमेगा एच बार। ओमेगा एच बार क्या होता है, ई, ऊर्जा के बराबर। अब ये मान यहाँ समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 की जो लेफ्ट साइड है उसको अपन ने क्या माना, ए के बराबर, और ए कौन के बराबर है, ई के बराबर। ये पूरा हो गया ई बराबर 1/(r) और माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर psi1r अपॉन डेल r स्क्वायर प्लस br psi1r। अब ये पूरा समीकरण केवल काय पर आधारित है, स्थिति पर। टाइम नहीं है, तो टाइम खत्म हो गया इसमें, तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये काल अनाश्रित। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई psi1r बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर psi1r अपॉन डेल r स्क्वायर प्लस br psi1r। तो ये केवल स्थिति पर डिपेंड है, टाइम की निर्भरता खत्म हो गई, इसलिए कहलाएगा काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है।